हेलो स्टूडेंट्स, कल आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत जान लिया, उसका फॉर्मूला क्या था वो भी हमने कल लिखा था। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। चार्ज पे कैसे डिपेंडेंट होता है, कितनी क्वांटिटी चार्ज की चाहिए, और गॉस थ्योरम भी आएगी इसमें। गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने करना है, अच्छे से करना है। तो हम मिलके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और जानते हैं। देखिए, क्वेश्चंस भी करेंगे, समझेंगे चीज़ों को। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली थोड़ा रिवीजन करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए सरफेस, राइट। तो जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास मेरे घर में एक पाइप पड़ी थी, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी पाइप है, और मैंने उसको कुछ इस तरीके से रखा, ठीक है, रख दिया। अब ये पाइप तो क्लोज्ड है, मैंने दोनों तरफ मतलब पूरा सिस्टम सिलेंड्रिकल जो है वो क्लोज कर दिया। चलिए भाई, अभी क्लोज सरफेस कहला रहा है, ओपन सरफेस तो नहीं है। मैंने कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड का स्विच ऑन कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे आई, है ना, लेफ्ट से राइट गई, जा रही है, दिख रही है हमें, ठीक है। अच्छा, क्योंकि जितने आप क्वेश्चंस करोगे ना उतना ही कंसेप्ट क्लियर होता है। हम कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन करें। बेसिकली डेरिवेशंस तो जस्ट, है ना, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, बट अगर कॉम्पिटिटिव में अगर आप बैठ रहे हो तो उसमें तो ये मैटर करेंगे क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन आ गया और आपको अगर कंसेप्ट इन क्लियर, तो आप कैसे क्वेश्चन को है ना सोल्व करोगे। तो करते हैं, देखिए मिलके करते हैं, सब मिलके करेंगे। अब मुझे बताइए, अब ये फील्ड लाइन्स आई, आपको फ्लक्स का फॉर्मूला आपने बोला जी, फ्लक्स होता है, एक तो होता है ये फॉर्मूला E.dA, ये लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्ड विद क्लोज सरफेस, सॉरी लिंक्ड विद द सरफेस, है ना। अगर क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस के लिए ये वाला साइन हम यूज़ करेंगे, E.dA। दिस शोज क्लोज्ड सरफेस, है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ और क्लोज सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ जब लिंक हो रहा है तो वो सरफेस पूरा क्लोज्ड है। और क्लोज सरफेस के लिए लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया कि एरिया वेक्टर ऑलवेज पॉइंट आउटवर्ड, राइट। अब मुझे बताओ, ये मेरा सिलेंडर जो है मेरे पास, अब इसकी जो डायमेंशन है हमें पता है, इसका एरिया वेक्टर बताइए कहाँ पे। ये सिलेंडर है, यहाँ से इसका एरिया वेक्टर कहाँ है? इधर। इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ है? इधर। एक ये कर्व सरफेस हो गया, इसका एरिया वेक्टर अगर यहाँ से देखें तो इधर पॉइंट कर रहा है, इधर यहाँ से देखें इधर पॉइंट कर रहा है, ऊपर से देखें ऊपर कर रहा है। 3 सरफेस हैं इसमें, 2 फ्लैट, ठीक है, और एक कर्व सरफेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली क्या है, हमने जब इसको लिखा, हमने इसको 3 भाग में बांट लिया। E.dA1 प्लस E.dA2 डॉट में लिख लो अब चाहो तो, और प्लस E.dA3। एक ये सरफेस है 1, ये 2 है और ये 3 है। अब मुझे बताओ, इधर से लिंक हो रही हैं, तो बताओ फ्लक्स, बेसिकली एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है। फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर, याद रखें, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है। इधर एरिया वेक्टर बताओ इस सरफेस का, तो आपने लिखा जी एरिया वेक्टर इसका कहाँ पे है, तो इस डायरेक्शन में है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इधर है, ये E है। और इधर एरिया वेक्टर कहाँ है? इधर। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है? इधर। चलो उसके लिए लिखते हैं E.dA cos 180। एरिया मान लो इसका A है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, टोटल इंटीग्रेट करा तो टोटल एरिया क्या आ गया, इसका A आ गया। चलो cos 180 की वैल्यू क्या होगी आपको पता है। इसका देखें, इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इधर। एरिया वेक्टर कहाँ से शो कर रहा है? नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो cos 90 0, प्लस इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, दोनों का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो cos 0 रखोगे डॉट प्रोडक्ट में, तो यहाँ क्या आएगा? EA, और इसका कितना है? -EA प्लस EA, तो कितना आंसर आया? तो टोटल फ्लक्स क्या आया? 0। टोटल फ्लक्स क्या आया? 0। ये शो करता है कि अगर फील्ड लाइंस क्लोज सरफेस से लिंक करेंगी, एक तरफ से एंटर कर रही हैं और एक तरफ से बाहर निकल रही हैं, तो टोटल फ्लक्स क्या माना गया? 0। अरे तो जनरल सी बात है, अगर आपको बोला जाए कि मेरे पास एक पाइप है, इधर से एंटर करता है भैया 10 लीटर पानी, इधर से कितना निकलेगा? 12? नहीं। 5? नहीं। कितना निकलेगा? 10 से तो निकलेगा भाई, जितना एंटर करेगा उतना तो निकल जाएगा। तो कितना फ्लक्स अंदर रहा? तो 0, कुछ रहा ही नहीं अंदर। तो जितना आया उतना पास कर गया, ठीक है। अब इसको आप ऐसे ना लेके ऐसे मान लो,
अगर मैं इसको ऐसे ना लेके इस सिलेंडर को अगर मैं क्लोज में ले लूँ क्यूब की फॉर्म में, ये लो क्यूब की फॉर्म में ले लिया, कितने सरफेस हैं क्यूब के? 6 सरफेस है ना। अब 6 सरफेस हैं तो मैं आपको अगर बताऊं तो जल्दी समझ में आएगा आपको। ये क्लोज सरफेस है, लो भाई यहाँ से बंद कर दिया। अब यहाँ से फील्ड लाइन सेंटर करती हैं तो इधर देखो, इधर एरिया वेक्टर कितना है, एंगल बनाता है फील्ड के साथ 180, एरिया वेक्टर इधर, फील्ड इधर 180 डिग्री। यहाँ वाला सरफेस एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल कितना हुआ? 4 सरफेस 90 डिग्री बनाते हैं, 1 2 3 4। तो इनके कारण फ्लक्स है ही नहीं, इसके कारण फ्लक्स ई है, इसके कारण माइनस ई है, तो नेट कितना हो गया? 0। तो टोटल फ्लक्स क्या माना गया? 0 माना गया। तो सिलेंडर हो या क्यूब हो या फिर आप स्पीयर ले लो, ये ले लिया मैंने, यहाँ से फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो नेट फ्लक्स अगर फील्ड लाइंस, एक चीज़ नोटिस करने वाली बात, फील्ड लाइंस बाहर से आई है ना और यहाँ से एंटर करके निकल गई, तो चार्ज कहाँ है? इस सरफेस के अंदर है कि बाहर है? इस सरफेस के बाहर। तो बाहर है, अगर चार्ज सरफेस से बाहर है तो उसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो क्या माना जाएगा? 0। यहाँ पे भी चार्ज कहाँ है? बाहर सरफेस से, तो इसके कारण भी फ्लक्स क्या माना गया? 0। यहाँ के कारण भी ये चार्ज बाहर है तो यहाँ पे भी सरफेस पे फ्लक्स कितना माना गया? 0। तो अगर चार्ज सरफेस से बाहर हो, क्लोज सरफेस से जो हम ये इसमें लिंक कर रहे हैं फ्लक्स, अगर बाहर है तो फ्लक्स हमेशा 0 होगा, फ्लक्स हमेशा 0 होगा। ठीक है। कई बार बच्चा, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये लिया है, मान लो एक स्पीयर है और एक चार्ज यहाँ रख दिया क्यों, और बोला कि अब बताओ फील्ड लाइंस कैसी हैं? ये तो यूनिफॉर्म दिख रही थी, दिख रही है ना। यहाँ तो हर जगह आपने फील्ड एक जैसा मान लिया। यहाँ देखो, इस एरिया में तो फील्ड कैसा है? ज़्यादा। इस एरिया में फील्ड कैसा है? कम। बट एक चीज़ है, इधर भी फ्लक्स क्या माना जाएगा? 0 ही होगा। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, ये है हमारा फील्ड और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी एरिया वेक्टर, तो एंगल कितना हो गया? 90 से कैसा है? छोटा है ना। अच्छा इधर बताओ, ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बताओ एंगल, तो एक वैल्यू अगर प्लस आएगी तो दूसरी कैसी आएगी? माइनस। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे, है ना। कैलकुलेशन वाइज भी होता है ऐसा सवाल, बट याद रखना ऐसा भी हो, डजेंट मैटर, हमेशा अगर क्लोज सरफेस है और चार्ज बाहर है, फील्ड हमेशा, सॉरी फ्लक्स हमेशा क्या होगा? 0। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, नहीं, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है इस रीजन में और यहाँ पे रीजन में कम, बट यहाँ का एरिया भी तो ज़्यादा हो गया, बैलेंस हो गया, है कि नहीं। देखो आगे, अब बढ़ते हैं धीरे धीरे हम, जैसे कि इस पर क्वेश्चन आते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फ्लक्स 2 क्वेश्चन कराऊँगा, स्टैंडर्ड से सवाल हैं, आपको फील आएगी कि क्या मतलब है उनका। मान लो मेरे पास कोऑर्डिनेट में ऐसे मैंने क्यूब रख दिया यहाँ पे, मैं इसको 2 तरीके से कराऊंगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा 0 भी हो, है ना, डिपेंड करता है स्टेटमेंट पे। यहाँ रख दिया मैंने, इसको रख दिया, बना लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई बना लिया, ऐसे बनाओ और ये बना दिया भाई, ये क्या बना दिया मैंने? क्यूब बना दिया, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इसकी वैल्यू है E0 आई कैप वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इसका मतलब कहाँ जा रहा है? x में। ये क्या है? y, ये क्या है? z, ऐसे जा रहा है। आपसे पूछा कि फ्लक्स बताओ, क्या बताओ? फ्लक्स, इसकी साइड a है और ये कितना दूर रखा हुआ है? मान लो d, ये x एक्सिस में कितना दूर रखा है डिब्बा? d, ठीक है। अब फ्लक्स बताओ कितना है? तो जेन्युइन सी बात है, आप अगर आप ये वैल्यू रखोगे तो कितने सरफेस हैं? 6। 4 सरफेस का तो वैसे भी एरिया वेक्टर 90 डिग्री एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो बचे कौन? 2, एक इधर वाला फर्स्ट और ये वाला छठा, तो इसका एंगल कितना होगा? ई ए, टोटल एरिया ए, और अगर आप इंटीग्रेट करके ए कर दिया तो गोज 180 -1, और वैल्यू कितनी है इसकी? E0 आई कैप, चाहो तो लिख लो आप, और इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो आंसर कितना आया? E0 ए आई कैप, तो आंसर कितना आया? फ्लक्स 0 आया। ये तो हमें पता था, बट कोई ज़रूरी है कि ऐसा हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ना दे के ऐसे दे दिया, E = E0 × x आई कैप। इसका मतलब ये है कि अगर x चेंज हो जाएगा तो क्या चेंज हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा भाई। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? सोचिए,
फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला वही है, तो कैसे करें भाई सोचो। देखिए ये डी है, ये ए है ना। अगर ये पहला वाला अगर हम सरफेस कंसीडर करें, क्लोज सरफेस, अगर फ्लक्स निकालना है तो पहले वाले सरफेस का वैल्यू कितना है, ई इंटू ए कोस 180, ठीक है, ओके, प्लस बाकी होगा 0 है और बचा कौन, ई ए कोस 0 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ माइनस आया, अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई नॉट इंटू एरिया कितना है इसका, साइड ए है, ए स्क्वायर। अच्छा बताओ ये वैल्यू कितनी है एक्स की, डी, तो यहाँ लिख दिया डी ए स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया। अच्छा अब आ जाओ इधर, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, d प्लस है, तो यहाँ रखोगे तो ई नॉट क्या 0 है, क्योंकि x बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा, यहाँ फील्ड ज़्यादा है और यहाँ फील्ड कम है, तो ई नॉट कितना हो गया, ई नॉट हो गया ई नॉट इंटू डी प्लस ए इंटू ए स्क्वेयर। तो क्या ये कट रहे हैं आपस में, नहीं कट रहे ना, तो फ्लक्स कितना हो गया, माइनस ई नॉट डी ए स्क्वेयर प्लस ई नॉट, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर डी और प्लस ई नॉट ए 3, तो ये देखो ये कट गया भाई, तो फ्लक्स कितना आ गया, फ्लक्स आ गया ई नॉट एक ही। अच्छा क्वेश्चन है, ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है स्टेटमेंट पे कि फ्लक्स, ऐसा नहीं कि हमेशा 0 होगा क्लोज सरफेस पे, कोई कंडीशन है क्या, यहाँ दिख रहा है कि आपको 0 होता हुआ, आपको डेटा ये दिया है, x की वैल्यू चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। तो हमें फ्लक्स समझना है विद द क्लियरिटी, समझना है कि ऐसे नहीं कि कुछ भी, नेट फ्लक्स अलोंग क्लोज सरफेस इज़ 0 ऑलवेज, क्या ये हमेशा सच है, नहीं, डिपेंड करता है किस पे, स्टेटमेंट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब और आगे बढ़ते हैं, अच्छे से सवाल करेंगे इस पर, समझ भी आएगा आपको। अब बात आती है कि अगर मैं एक आपसे छोटा सा क्वेश्चन करूं, आपने लो पढ़े हैं, कूलम्स लो पढ़ा, गॉस लॉ भी हम पढ़ेंगे, है कि नहीं। अच्छा मान लो मैं एक चार्ज ले आऊं और उसको मैंने, मेरे पास एक बॉल है और बॉल के सेंटर पे रख दिया, कहाँ रख दिया, सेंटर पे, लो रख दी भाई, सेंटर पे रख दिया, एक चार्ज कहाँ रख दिया, सेंटर पे। आपसे बोला कि बताओ अब इसके साथ फ्लक्स लिंक कितना होगा वो बताओ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें। चार्ज अब मैंने कहाँ रख दिया, सरफेस के अंदर रख दिया, पहले सरफेस के कहाँ था, बाहर था, अब चार्ज कहाँ रख दिया, अंदर रख दिया। अब आपसे पूछा कि ये जो इसका रेडियस r है, तो बताओ अब कितना फ्लक्स लिंक होगा। अच्छा मुझे एक चीज़ आपको पता ही होगा, अगर अब मैंने बोला कि r दूरी पे, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो कितना होगा, आपने निकाला हुआ है के क्यू बाय आर स्क्वायर, जानते हैं ना इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं हम कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब मुझे बताओ यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा, आपने लिखा ई डॉट क्लोज सरफेस डी ए, ठीक है। अब अगर आप पॉजिटिव चार्ज है, अगर फील्ड लाइंस बनाएं इसकी तो कैसी बनेगी, बनेगी ना ऐसे ऐसे ऐसे, ये गई, ठीक है, नेगेटिव होता तो इन्वर्ट होती, इनसाइड टुवर्ड्स द माइनस क्यू चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इसकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप इमेजिन करो तो कैसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, निकलेगी भाई, निकली है ना, आउटवर्ड है ना, बाहर जा रही है। एरिया वेक्टर कैसा है क्लोज सरफेस का, वो भी आउटवर्ड है। तो यहाँ पे एंगल बताओ ए, यहाँ पे नॉर्मल ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए, तो हर जगह क्या है, ए है। तो आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कैसा है, सेम। तो फ्लक्स बताओ ई बाहर और टोटल एरिया क्लोज इंटीग्रल है, तो इंटीग्रेशन करोगे तो एरिया कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब हर जगह पॉइंट पे चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के कारण सेम है, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, देखो आर चेंज नहीं हो रहा, क्यू चेंज नहीं हो रहा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो कितना आएगा, के क्यू 4 पाई, सॉरी आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसको भी अगर आप सॉल्व कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 4 पाई आर स्क्वायर, देखो क्वांटिटी कुछ कट गई, तो फ्लक्स जो है वो किस पे कैसे आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट के ऐसी वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये है कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ना तो ये उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है ना,
क्या इसको, क्या ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, नोटिस करो इसको, क्या इसको देख के हम बता सकते हैं कि ये स्फीयर था? क्या इसको देख के बता सकते हैं कि हम ये रेडियस r रेडियस का था या 2r रेडियस का था? नहीं ना। तो ये आपको ये बताता है जस्ट फ्लक्स ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड मीडियम, है ना। तो कितना चार्ज है, अगर यहाँ पे 1 कूलम रख दूँ तो 1 कूलम के कारण फील्ड लाइंस निकाल सकते हैं हम, 2 कूलम रख दूँ तो 2 कूलम के कारण निकाल सकते हैं। अगर 1 कूलम 100 फील्ड लाइंस निकाल रहा है यहाँ से, तो 2 कूलम कितना निकालेगा? 200 निकाल देगा, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए कि ये स्फीयर ऐसा था, ये क्यू चार्ज है सेंटर पे, यहाँ पे r, इसका फ्लक्स कुछ ये आ गया, अगर मैं स्फीयर ऐसे कर दूँ बड़े रेडियस का, तो क्या फ्लक्स बढ़ जाएगा? क्या लगता है आपको? फ्लक्स बढ़ जाएगा क्या? नहीं, फ्लक्स नहीं बढ़ेगा। फ्लक्स तो इससे भी उतना ही काउंट हो रहा था और उससे भी उतना ही काउंट होगा, चाहे आप कितना बड़ा स्फीयर ले लो। इट डज़ नॉट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन ऑफ द सरफेस। जो सरफेस की डायमेंशन है उस पर डिपेंड नहीं करता। फिर बोल रहा हूँ कि आपका साइज़ या शेप कैसी भी हो सरफेस की, उस पर डिपेंड नहीं करता। अगर मैं मान लो मैंने ऐसा ले लिया आड़ा टेढ़ा सरफेस, ठीक है, एक पॉलीथीन में हवा भर दी और उसको पैक कर दिया, हर तरफ से हवा बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, उसके अंदर अगर चार्ज रख दो, यहाँ रख दिया, तो आपसे पूछा कि आप बताओ फ्लक्स कितना होगा, तो फिर से आंसर क्या आएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और मान लो अगर मैं ऐसे ना लूँ तो ऐसे ले लिया, तो आपको सब तरह की अगर हम शेप बना के दिखा दें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। अगर मैं ऐसे ले लूँ तो चार्ज मैंने ऐसे रख दिया, तो अब बताओ कितना लिंक हो रहा है इसके साथ? तो आंसर अभी भी कितना आएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्यू यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, कहाँ रखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मैं इसकी बजाय यहाँ रख देता, मैं इधर रख देता, जस्ट इसके जस्ट अंदर, अब बताओ फ्लक्स कितना है? अभी भी कितना आएगा आंसर? अभी भी उतना ही आएगा। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि चार्ज यहाँ रख दिया तो बताओ कितना फ्लक्स होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसकी इस शेप और साइज़ पे डिपेंड नहीं करता, ये जस्ट डिपेंड करता है चार्ज पे और उसका जो मीडियम है, ठीक है। और अब मैं इस पर और क्वेश्चन कराता हूँ आपको आइडिया और क्लियर होगा। तो फ्लक्स बेसिकली ये होता है, ठीक है, आइडिया आया। और देखो जो चीज़ें हैं समझने की, उसको हम बार बार करके क्वेश्चंस समझ लेंगे अच्छे से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चार्ज ये लिखना चाहो आप लिख लो नोट करके कि जो फ्लक्स है डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और साइज़ ऑफ द सरफेस, है ना। जिसका शेप है, साइज़ है, कैसा है, उससे डिपेंड नहीं करता हो। तो और बना के और देखते हैं। अब मान लो जैसे कि ये बात तो क्लियर हो गई कि इतना है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये ओपन सरफेस है, हेमीस्फीयर है और ये ओपन सरफेस है ऐसे, और सेंटर पे रख दिया चार्ज, इसका रेडियस r है, तो फ्लक्स बताओ कितना है? ओपन सरफेस, हेमीस्फीयर, है ना, मतलब ये हेमी सरफेस है और नीचे से वो खाली है, तो कितना होगा? अगर मैं 3 बना दूं ऐसे, देखो एक ऐसे ले लिया, ये क्लोज है, और तीनों तरह की वैरायटी कर लेते हैं। एक बार तो ऐसे रख दिया चार्ज, एक बार इसके जस्ट अंदर रख दिया, एक बार जस्ट इसके बाहर कर दिया। तो अब आपसे पूछा, अब बताओ इस पे कितना फ्लक्स लिंक होगा, इस पे कितना होगा और इस पे कितना होगा? तो क्या लगता है आपको कितना कितना होगा? सोचिए और आगे बढ़ेंगे फिर हम। इस पे कितना होगा? ये ओपन सरफेस है, क्या ये पूरा कंप्लीट है? नहीं, ओपन भी ले लिया यहाँ से, और ये सरफेस ये किसका हिस्सा है? टोटल स्फीयर का। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये ओपन ऐसे है और इसमें दिखा रहा है ये क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, तो इस पे कितना होगा? टोटल पे कितना होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आधे पे कितना होगा? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। एक दो और स्क्वायर वाले क्वेश्चन करेंगे, आपको और आइडिया आएगा। इसके अंदर ये चार्ज रख दिया, अब इसकी शेप और साइज़ पे डिपेंड ही नहीं करता वो, तो यहाँ कितना आएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ बताओ इससे ज़्यादा आएगा, कम आएगा, या कुछ और आएगा? 0 आ गया। क्यों 0 आया बताइए? 0 इसलिए आया क्योंकि चार्ज कहाँ रखा हुआ है? सरफेस से बाहर। आगे गॉस लॉ में जब पढ़ेंगे हम एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे जिसको बोला जाएगा गॉसियन सरफेस, है कि नहीं। ये कौन सा सरफेस कहलाएगा बाद में? गॉसियन। चलो बाद में गॉस थ्योरम में पढ़ा जाएगा। तो चार्ज कहाँ रखा है? बाहर। तो अब आंसर क्या आया? 0। इसमें कितना आया? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। उसमें कितना है? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो और देखते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं जैसे जैसे।
मैंने एक क्यूब ले लिया और वो क्यूब मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। रख दिया। अब ये चार्ज यहाँ पे, इस पे क्यूब पे भी काफ़ी स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस हैं 2-3, वो हम सब कर लेते हैं, अभी दिक्कत नहीं आएगी। बाद में जब आपको डीपी दिया जाएगा उसमें आपको ऐसे सवाल मिलेंगे तो आप आराम से कर लोगे। ये चार्ज क्या हुआ है मुझे बताओ, इसके कारण, इस चार्ज के कारण इस पर क्लोज सरफेस पे कितना फ्लक्स होगा, सोचिए। तो आंसर क्या आएगा आपका, अभी पढ़ के आते हैं हम, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। बट मैंने पूछा ही नहीं, मैंने तो ये बोला कि मैंने इसके 5 जो सरफेस थे वो हटा दिए, बचा कौन सा सरफेस, और साइड ए थी, ठीक है। और अब ये सरफेस कुछ ऐसे रखा हुआ है और इस पर ये चार्ज किया हुआ है और ये दूरी कितनी हो गई, a/2। अब बताओ कितना लिंक हो रहा है इस सरफेस के साथ, सोचो बताइए। टोटल क्यूब के साथ कितना था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। और अगर मैं इससे अकेले इससे करूं, ये कौन सा हिस्सा है इसका, छठा हिस्सा, तो कितना आएगा फ्लक्स, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आइडिया आया है ना। और देखिए क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट क्यों आया, क्योंकि अब ये छठा हिस्सा है इसका, तो जितना फ्लक्स टोटल है उसका छठा हिस्सा इससे लिंक हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अगर 2 होते तो, अगर 2 सरफेस होते तो कितना होता, तो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, 4 सरफेस हटा दिए ना आपने, है ना। तो उसमें माइनस कर देंगे क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, वो हटा दिया उसमें से। ऐसे आप 3 का भी निकाल सकते हो, 2 का भी निकाल सकते हो, 5 का भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास एक रिंग है, मेरे पास एक रिंग है और रिंग मैंने ऐसे रख दी भाई, इसका रेडियस R है, इस पर चार्ज दे दिया मैंने क्यू, टोटल रिंग पे चार्ज कितना है क्यू। अगर आधी रिंग लूँगा तो कितना होगा, क्यू बाय 2 हो जाएगा। अगर मैं 1/4 लूँगा हिस्सा रिंग का तो क्यू बाय 4 हो जाएगा, है ना। तो आधी पे क्यू बाय 2, तो अगर और क्वाड्रेंट लूँगा तो आप आइडिया लगा सकते हैं कितना कितना यूनिफॉर्म चार्ज है। अब मैंने क्या किया, एक सेम रेडियस का एक स्फीयर लेके आया, सेम रेडियस का एक स्फीयर लेके आया और उसको मैंने कुछ इस तरीके से इसको इस तरीके से लेके आया कि उसने इसका इसको ऐसे बना लो पहले, ये R, ठीक है। तो ये उसका सेंटर सेम रेडियस का, ठीक है। अब आपसे पूछा इसने, अब ये सरफेस क्लोज्ड है, स्फीयर है, ये रिंग है, आपसे बोला कि इस स्फीयर से कितना फ्लक्स लिंक होगा वो बताना है आपको, इस स्फीयर से कितना फ्लक्स लिंक होगा वो बताना है। अगर चाहें तो ऑप्शन लिख लें, क्यू बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट और डी क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। सोचिए, आइडिया लगाइए, ट्राई कीजिए। ठीक है, सोच लिया है ना। चलिए करते हैं। और सेंटर इसका, सेंटर पे ही है ये, सॉरी यहीं पे है, ये सेंटर है स्फीयर का और ये सेंटर किसका है, रिंग का है। सिंपल, हमें ये पता है कि चार्ज शेप और साइज़ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। फ्लक्स कितना लिंक होगा। अच्छा मुझे बताओ टोटल स्फीयर पे कितना चार्ज है। अगर आप कोशिश करो, ये पेरीफेरी जो आपने मिलाई, इसको आप इस तरीके से अगर ड्रॉ करेंगे, ये और ये R है और ये भी R है, ठीक है। ये दोनों लाइन सेम है तो ये लाइन भी सेम होगी भाई,
होगी कि नहीं होगी? आप इसको ऐसे मिला लो, तो ये एक अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो ये एंगल और ये एंगल 60 है। तो ये जो पूरी आर्क है रिंग का, ये कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है यहाँ से यहाँ पे? तो अगर आप बनाओ तो 120 डिग्री सेंटर पे बना रहा है ना एक एंगल, सबटेंड कर रहा है 120 डिग्री। कुछ सोचना, आइडिया लगाना आप, है ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जब सर्कल का, रिंग का और स्फीयर का पेरीफेरी अटैच कर दिया, उनके सेंटर्स कौन साइड इस तरीके से हो रहे हैं, है ना, पेरीफेरी पे, इसकी पेरीफेरी पे रिंग का सेंटर और इसकी रिंग की पेरीफेरी पे स्फीयर का सेंटर, तो आपसे पूछा गया कि क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा वो बताइए। तो जनरल बात है, तो कितने पे, 2 पाई पे कितना लिंक कर रहा है, क्यों? तो 120 डिग्री पे कितना करेगा? ऐसा कर लो ना, 360 डिग्री पे कितना कर रहा है, क्यों? है ना, स्टेबल चार्ज है, उस पर बैठा हुआ है, तो 120 डिग्री पे कितना करेगा भाई, क्यों बाय 3। तो बस इतना रिंग का जो चार्ज है वो स्फीयर के अंदर है, उसके कारण आप निकाल दो चार्ज कितना स्टेबल कर रहा है अंदर, क्यों बाय 3ε0। तो आंसर क्या आएगा? ए। कितना आएगा? ए आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अच्छे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ाते रहेंगे क्वेश्चन करने का। और देखिए, मान लो मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे पास एक आर्बिट्रेरी सरफेस है, क्लोज सरफेस है, मैंने उसको ऐसे ले लिया, एक स्फीयर है और चार्ज रख दिया मैंने यहाँ से P पॉइंट पे Q, क्या रख दिया? P पॉइंट पे Q चार्ज रख दिया। और यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी सरफेस मैंने, S सरफेस मैंने क्या कर लिया, जैसे आपसे पूछा है कि ये आर्बिट्रेरी सरफेस मैंने इस पे ले लिया, है ना। आपसे पूछा कि अगर इस सरफेस से अगर फ्लक्स लिंक होगा तो बताइए वो 0 होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ऑप्शन क्या है? जो फ्लक्स लिंक होगा वो प्लस Q चार्ज के कारण होगा या माइनस Q चार्ज के कारण होगा या फिर 0 होगा, है ना। और डी ऑप्शन तो आपको पता ही है, हमें नहीं पता, ये है ना डी ऑप्शन, जानते हैं ना आप लोग। अच्छा चलिए सोचिए, ये Q चार्ज यहाँ रखा है और ये एक मेटेलिक स्फीयर है, तो आपसे पूछा गया कि भाई बताओ कि उस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। क्या लगता है आपको? सोचिए, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। सोच लिया? चलिए करें। अच्छा मुझे बताओ, मेटेलिक स्फीयर है, बिल्कुल है भाई, क्या ये इंडक्शन करेगा? बिल्कुल करेगा भाई, नो डाउट। ये अगर इंडक्शन करेगा तो इस पर माइनस माइनस इधर आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, है कि नहीं? ठीक है। और प्लस प्लस यहाँ आ जाएंगे, आए, देखो आ गए भाई, तो जायज़ सी बात है, इंडक्शन होगी। अब मुझे बताओ जो इस सरफेस से फ्लक्स आएगा वो प्लस के कारण आएगा या माइनस के कारण आएगा? तो आंसर क्या है? प्लस के कारण। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, पॉजिटिव फ्लक्स। ठीक है, अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव साइन आ जाता वहाँ पे, तो यहाँ पे आप कौन सा आएगा? पॉजिटिव। ऐसे इंडक्शन वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं फ्लक्स पे, तो ऐसे ऐसे जब आएंगे आगे हम वो भी करेंगे। ठीक है, चलिए और देखिए आगे। अब मान लो जैसे कि आगे बढ़ते हैं गोस थ्योरम की तरफ। जैसे क्या है, मैं आपको बोलूँ कि मैंने 3 चार्ज ले लिए। क्या ले लिए? 3 चार्ज। अब 3 चार्ज को मैंने इस तरीके से रखना है, ये रख दिया भाई, एक Q1 और ये Q2 और एक चार्ज रख दिया Q3।
राइट। अच्छा मुझे बताओ फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स 3 कारणों से होगा, 3 चार्ज हैं तो 3 कारणों से होना चाहिए या 2 से होना चाहिए, 4 से, तो क्या लगता है आपको कितने से होगा। अभी आप पीछे पढ़ के हटे हैं हम कि चार्ज हमेशा उससे लिया जाएगा जो चार्ज कहाँ होगा, फ्लक्स उससे लिया कंसिडर किया जाएगा जो सरफेस के अंदर होगा, जो सरफेस के बाहर होगा उसका चार्ज का फ्लक्स कंसिडर नहीं होता है ना। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो ये दिख रहा है आपको। तो आंसर क्या आएगा, एक चार्ज ये हो गया Q1 और एक चार्ज कौन सा हो गया, ये वाला Q2, तो इसके कारण फ्लक्स कितना हो गया Q1 + Q2 बाय एप्सिलॉन। इसके कारण फ्लक्स कितना है Q3 के कारण 0, क्योंकि चार्ज कहाँ रखा हुआ है, बाहर। तो अब जैसे आगे बढ़ेंगे उस थ्योरम में एक फैक्टर आता है, एक छोटा सा लिखा होगा यहाँ पे Q in। बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है कि इसका मतलब क्या है। Q in का मतलब है चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। जो चार्ज होगा वो कहाँ रखा गया, इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो इनसाइड द क्लोज सरफेस हमने रख दिया, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखूँ कि ये सरफेस है, इसको मैं अगर लिखूँ 3 भागों में, अगर मैं लिखूँ क्लोज्ड E.dA या DS, अब चाहो आपकी बुक में कई बार DS भी मिलता है लिखा हुआ, DA कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको लिख सकते हैं। अब ये E.ds 3 चार्ज के कारण है, DS तो वही है। अभी 3 चार्ज कौन से हैं, एक तो ये E1 इसके कारण .ds, एक E2 .ds, ठीक है, और एक E3 .ds। अगर आप सोच के हटो इसके कारण, अगर ये स्पीयर होता, मान लो स्पीयर है, लो स्पीयर ले लिया, ठीक है, तो इसके कारण फील्ड क्या होगा, ये होगा Q1 K/r² सरफेस पे, और एरिया कितना है A 4πr² लिखना चाहो लिख लो आप, प्लस इसके कारण क्या होगा Q2 A/r²। इसके कारण क्या होगा 3 के कारण, इसके कारण तो ये जो फ्लक्स लिखा मैंने, 3 फ्लक्स लिखे ना मैंने, 1 2 3, फ्लक्स उसके लिए क्वांटिटी होती है, ऐड करेंगे तो इनको तीनों को ऐड करना पड़ेगा। इसके कारण नेट फील्ड थोड़ी ना 0 है, यहाँ पे फ्लक्स 0 है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नेट फील्ड भी 0 हो गया। नेट फील्ड तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पे भी इस पर यहाँ अलग होगा, वहाँ अलग हो सकता है। तो इसके कारण क्या हो गया 0। अगर इसको पूरा कैलकुलेट करें तो आपने निकाला था Q5e, इस पर ये वैल्यू कट के क्या आ जाएगी Q1 + Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको मैं ये बताऊं कि जब हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तो गॉस थ्योरम में यही कैलकुलेशन आपने यूज़ करनी है, E.ds या DA जैसा आपका मन करे = Q in बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो 3 फील्ड लिखे हैं ना, तीनों इसके बराबर माने जाएंगे। ये Q इनसाइड जो चार्ज है वो फ्लक्स, उसके कारण फ्लक्स कंसीडर होगा, जो बाहर चार्ज है उसके कारण फ्लक्स कंसीडर नहीं होगा। तो अगर आपको बोला जाए कि 3 चार्ज दे दिए और तीनों चार्ज के कारण फ्लक्स बताओ, तो 2 ही चार्ज आपके फ्लक्स में कंसीडर होंगे जो अंदर होंगे, ठीक है। तो इसको आप चाहो ऐसे लिख लो, अगर ऐसे चाहो तो ऐसे लिख लो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो आप थ्योरम पढ़ोगे इसको बोलते हैं गॉस थ्योरम, गॉस लॉ, ठीक है। तो गॉस फ्रेडरिक ने जो लॉ तैयार किया था और जो कुलम्स ने लॉ तैयार किया था लगभग एक जैसे हैं, कहीं जगह आपको सिमिलरिटी मिलेगी, ठीक है। दोनों पढ़ने ज़रूरी हैं, दोनों बोर्ड में आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम गॉस थ्योरम, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर मैं आपको चाहूँ एक क्वेश्चन दे देता हूँ घर के लिए, अगर करना ट्राई, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है कि मान लो एक 4 रख दिया मैंने यहाँ पे +Q, और यहाँ से D दूरी पे एक R रेडियस की मैंने क्या ले ली, एक शीट ले ली, डिस्क, ठीक है। क्या ले ली मैंने, डिस्क। कोशिश करना इंटीग्रेशन से होगा और नियम फॉलो करना, जो फ्लक्स के नियम है E.dA cos थीटा उससे होगा, है ना। तो ये R रेडियस की क्या ले ली मैंने, एक डिस्क। तो आपसे पूछा कि इसके कारण इस पे जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो बताना है आपको, ठीक है। क्लोज नहीं है, ये डिस्क है, तो आप कोशिश करना, बिल्कुल होगा आपसे, ठीक है। कोशिश जरूर करनी है, ऐसे नहीं कि आपने विड्रॉ कर देना है। टफ़ नहीं होता सवाल, कंसेप्ट क्लियर है तो आपको टफ़ नहीं लगेगा वो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।